हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। आप सभी बताइएगा दोस्तों कि आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, हमारी जो सीरीज इस समय शुरू हुई है वो है संस्कृत व्याकरण में समास पर। और समास में अगर हम देखें तो कल हमने जो है समास के भेदों के बारे में पढ़ा है, समास में जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको देखा था, और साथ ही साथ हमने अव्ययी समास के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे तत्पुरुष समास के विषय में। देखिएगा, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, तत्पुरुष समास जो है वो आपका काफी बड़ा है, क्योंकि इसमें कई भेद किए गए हैं। ठीक है, तो इस वजह से आज केवल हम तत्पुरुष समास पर ही चर्चा करेंगे, और बाकी जो समास बचे रहेंगे उनको हम कल देखेंगे। तो धैर्य बनाकर रखिएगा और आराम से पढ़िएगा, चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। एक बार अगर आपने तत्पुरुष समास अच्छे से पढ़ लिया तो आपका कभी भी तत्पुरुष समास से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलिए ठीक है, फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। और अगर कोई मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है तो उससे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप पहले वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लाइक तो कर दिया कीजिएगा। लोग कमेंट नहीं करते, चलिए ठीक है, लेकिन कम से कम अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक तो कर ही सकते हैं, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत भी लगती है, इतना आसान नहीं होता है टॉपिक लिखना, फिर उसको बनाना, एडिटिंग करना, उसके बाद जो है आप लोगों के सामने लाना। तो प्लीज़ कम से कम एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं, उसमें तो कुछ नहीं जाता आपका। तो ठीक है, फिर चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं तत्पुरुष समास के साथ। तो देखिएगा, जो तत्पुरुष समास की अगर हम बात करते हैं तो तत्पुरुष समास जो होता है इसमें इसका उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद, यानी कि बाद वाला पद। और हमने जब अव्ययी भाव कल पढ़ा था तो उसमें जो था उसमें पूर्व पद प्रधान होता था, यानी कि पहले वाला जो पद था, ये अव्ययी भाव समास का था। और तत्पुरुष में क्या है? इसमें उत्तर पद प्रधान है, ये आप जानते हैं। अगर किसी ने अव्ययी भाव समास वाली वीडियो कल की नहीं देखी है तो आप चाहिएगा मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में, वहाँ पे संस्कृत व्याकरण की जो प्लेलिस्ट पड़ी है उसमें आपको समास वाला जो पहला पार्ट आया था कल, वो वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं। तो ये तो आपको पता चल गया, इसमें जो होता है उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, राज्ञः पुरुषः। यहाँ पे लिखा है राज्ञः पुरुषः, यानी कि राजा का पुरुष। अच्छा, इसमें बताइए प्रधान क्या है? राजा प्रधान है या पुरुष प्रधान है? तो आप कहेंगे राजा श्रेष्ठ होता है। नहीं भाई, देखिए पुरुष, यहाँ पे प्रधान क्या होता है? पुरुष प्रधान होता है। क्यों? क्योंकि ये राजा का पुरुष है। पहले तो वो नॉर्मल पुरुष था, लेकिन बाद में वो राजा बाद में उसने क्या किया? राजा के अंदर काम करने लगा, तो वो किसका पुरुष बन गया? राजा का पुरुष बन गया। जैसे अभी आप क्या हैं? अभी एक आप नॉर्मल इंसान हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप कुछ दिन बाद आपने परीक्षा दी और आप शिक्षक बन गए तो आप शिक्षक कहलाएंगे ना। आप ही तो हैं जो चेंज हो गए, शिक्षक के रूप में हो गए। तो प्रधान कौन हुआ? आप ही तो हुए, बाद में वो शिक्षक के रूप में हो गए, ठीक है, लेकिन पहले आप नॉर्मल थे। तो पुरुष ही तो चेंज होके राजा का पुरुष बना, तो प्रधानता किसकी हुई? राजा को ही हुई। ये समझ में आया? तो राजपुरुष यानी कि राजा का पुरुष। अब हम आगे देखेंगे तत्पुरुष समास के भेद। तो तत्पुरुष समास के अगर हम भेद की बात करें तो इनके दो भेद किए गए हैं तत्पुरुष समास के। एक होता है समानाधिकरण तत्पुरुष, जिसे हम कर्मधारय समास कहते हैं, और दूसरा होता है व्यधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, व्यधिकरण तत्पुरुष और समानाधिकरण तत्पुरुष, यही वो तत्पुरुष है जिसे हम कर्मधारय समास के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में हम बाद में भी बात करेंगे। देखिए, व्यधिकरण तत्पुरुष जो है इनके जो है कई रूप हैं व्यधिकरण तत्पुरुष के। तो देखते हैं व्यधिकरण तत्पुरुष के बारे में। इसके में देखिए कहा गया है कि जब पूर्व पद व उत्तर पद दोनों अलग अलग विभक्तियां लगी हों, यानी कि जैसे दो पद होते हैं समास में, आप जानते हैं, एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। तो कहते हैं व्यधिकरण तत्पुरुष जो होता है उसमें जो पूर्व पद और उत्तर पद में दोनों में अलग अलग विभक्तियां हो, मतलब कोई भी विभक्ति मैच ना करी हो, पहली वाली अलग हो और दूसरी वाली अलग हो,
तो वहां पर व्यधिकरण तत्पुरुष कहलाता है। इसमें 6 भेद होते हैं। तो व्यधिकरण तत्पुरुष में कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो आपको समझ में आया। बात करें तत्पुरुष समास की, तो तत्पुरुष समास हमने पढ़ा, फिर इसके बाद हमने देखा तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं। एक होता है समानाधिकरण तत्पुरुष और दूसरा होता है व्यधिकरण तत्पुरुष। तो देखिए यहाँ समानाधिकरण तत्पुरुष क्यों कहा गया है? समान अधिकरण तत्पुरुष, समान अधिकरण यानी कि देखिए जिसमें दोनों पद जो होते हैं वो समान विभक्तियों में हो, समान विभक्तियों में, तो वहां पे हो जाएगा समानाधिकरण तत्पुरुष, जिसे हम कर्मधारय समास भी कहते हैं। अभी आपको समझ में आया। और व्यधिकरण तत्पुरुष वो होता है जिसमें दोनों पद की जो विभक्तियां होती हैं वो अलग अलग हों, कोई भी मैच ना हो। अगर पहला पद द्वितीया में है तो दूसरा पद जो होता है वो प्रथमा में होना चाहिए, द्वितीया में नहीं होना चाहिए। तो वहां पे व्यधिकरण तत्पुरुष कहलाएगा। समझ में आया। और इसके 6 भेद होते हैं। यही अगर आपको समझ में आ गया तो जान जाइए आपका समास बहुत इजी है। अब देखिए इसमें जो 6 भेद होते हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, आपने विभक्तियां पढ़ी है ना, कारक पढ़ा है, तो द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी और सप्तमी, ये 6 होते हैं। अब आप कहेंगे प्रथमा तत्पुरुष क्यों नहीं होता? तो एक बात याद रखिएगा, जो व्यधिकरण तत्पुरुष होते हैं इसमें जो दूसरा पद होता है, द्वितीय पद यानी कि उत्तर पद जो होता है, ये प्रायः जो होता है एक वचन में होता है। किस में होता है? सॉरी, प्रथमा विभक्ति में होता है। ये प्रायः जो होता है ना, ये प्रायः प्रथमा विभक्ति में होता है। सभी प्रथमा विभक्ति में है आपके। जब ये प्रथमा विभक्ति में है तो अगर आप इसका प्रथमा विभक्ति कर देंगे, प्रथमा तत्पुरुष ले आएंगे, तो प्रथमा में वो हो जाएगा, प्रथमा में ये भी हो जाएगा। और जब दोनों प्रथमा में हो जाएंगे तो व्यधिकरण तत्पुरुष तो नहीं रहेगा, तो भैया वो कहाँ जाएगा? तब वो चला जाएगा आपका समानाधिकरण तत्पुरुष में, यानी कि कर्मधारय समास जिसे हम कहते हैं। तो अभी आपको मतलब समझ में आया कि प्रथमा तत्पुरुष जो है वो समानाधिकरण तत्पुरुष में रहता है, यानी कि प्रथमा तत्पुरुष यानी कि जो पहला भेद होता है और पहला पद जो होता है और दूसरा पद, दोनों में विभक्तियां सेम होती है, दोनों प्रथमा में होता है। क्यों? क्योंकि जो आपका उत्तर पद है ना वो चेंज नहीं होता, वो हमेशा प्रथमा में रहेगा। चेंज कौन सा होता है? पूर्व पद चेंज होता है। तो व्याधिकरण तत्पुरुष जो है ये द्वितीया से शुरू होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, क्योंकि द्वितीया में ये है। तो देखिए आप जानते हैं कूपम ये द्वितीया विभक्ति है, नेत्रेण अबड़ा इसमें लगा है, तो आप जानते हैं, आपने रूप याद किया है, नेत्रेण ये तृतीया का रूप है। युपाय, युपाय जो है ये चतुर्थी में लगता है, आप जानते हैं। या चतुर्थी में लगता है, रा और ना जो है वो तृतीया में लगता है, माँ जो है वो द्वितीया में लगता है, ता जो है ये चतुर्थी में, पंचमी में लगता है। सॉरी, आपने रूप याद किया है ना, तो ता दिखेगा तो आप जान जाएंगे ये पंचमी का है। फिर है राज्ञा, राज्ञा पुरुषा, ये आपका षष्ठमी में चलता है। युद्धे जो है ये सप्तमी का रूप है, युद्धे निपुणा। तो इसको देख के भी आप बता सकते हैं कि ये किस विभक्ति का जो है, किस विभक्ति के तत्पुरुष का भेद बताया गया है। षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष है कि सप्तमी का तत्पुरुष है, क्या है। एक तो पहचान आपकी ये हो गई, जो यहाँ पे जो रूप आपने याद किया है उस रूप के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि कौन सा तत्पुरुष किसमें होगा। तो इतनी बातें आपकी क्लियर हुई कि ये जो 6 भेद व्यधिकरण तत्पुरुष के होते हैं वो द्वितीय तत्पुरुष से लिए जाते हैं, और इनका जो उत्तर पद होता है वो प्रायः किसमें होता है? प्रथमा में होता है। तो जब ये प्रथमा में होता है तो प्रथमा तत्पुरुष वाला अगर हम बात करेंगे तो प्रथमा तत्पुरुष का जो पूर्व पद होता है और उत्तर पद दोनों प्रथमा में चला जाएगा। तब क्या करेंगे? वो समानाधिकरण तत्पुरुष में जाएगा, यानी कि दोनों में समान विभक्तियां चलेंगी। इतना समझ में आया? तो और नोट में मैंने लिख भी दिया है, इसको लिख सकते हैं। अगर नोट्स कोई बना रहा होगा मेरे चैनल से तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं कि व्याधिकरण तत्पुरुष के 6 भेद हैं। जो उत्तर पद है, 6 भेद में जो उत्तर पद होता है वो प्रायः प्रथमा में होता है। ठीक है, किसमें होता है? प्रथमा में होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे समानाधिकरण तत्पुरुष के बारे में। अभी तक तो हमने बताया कि व्यधिकरण तत्पुरुष का, अब समानाधिकरण तत्पुरुष जो अभी हमने बताया है आपको वही चीज मैंने यहाँ लिखा भी है। क्या है
कि इसके पूर्व पद व उत्तर पद दोनों में समान विभक्ति यानी कि प्रथमा लगी रहती है, इसे ही कर्मधारय समास कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया भी है कि जो समानाधिकरण तत्पुरुष होता है उसका मतलब समान, इसीलिए इसका नाम ही दिया गया है समानाधिकरण तत्पुरुष, यानी कि दोनों में समान विभक्तियां होती है। तो आप जानते हैं उत्तर पद में जो विभक्ति होती है वो प्रथमा होती है। तो जब प्रथमा उत्तर पद में, वो तो चेंज नहीं होगा, वो तो आपका श्योर है कि उत्तर पद हमेशा प्रथमा में होगा। तो आपको जो पूर्व पद है उसको भी प्रथमा में लाना है। तो जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रथमा में हो उन्हें हम समानाधिकरण तत्पुरुष कहते हैं, और इसे ही कर्मधारय समास भी कहा जाता है। ये मैंने लिख के बताया है, वही चीज मैं अभी आपको समझाई भी थी। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, कृष्ण सूर्य, ये जो है देखिए कृष्णा जो है ये भी प्रथमा में है, सूर्य भी प्रथमा में है, तो ये बन गया समानाधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है। ये आप ऐसे ही देख के इसको पहचानिएगा, समझिएगा। अब हम बात करते हैं तत्पुरुष समास के उपभेद। अभी तो हमने देखा तत्पुरुष समास के भेद कौन कौन से हैं, इनके अब देखते हैं उपभेद। देखिए ये सब नाम तो उतना ज्यादा नहीं पूछता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये तत्पुरुष समास के ही उपभेद है, और कितने होते हैं, 4 होते हैं। एक होता है न्यय तत्पुरुष समास, एक होता है प्रादि तत्पुरुष समास, फिर होता है उपपद तत्पुरुष समास, और चौथा होता है अलुक तत्पुरुष समास। ठीक है, ये तत्पुरुष समास के उपभेद होते हैं। तो देखिए तत्पुरुष समास इसीलिए थोड़ा सा बड़ा हो गया है। सबसे पहले हमने देखा तत्पुरुष समास होता क्या है, फिर हमने जाना तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं। एक होता है समानाधिकरण तत्पुरुष, जिसे हम कर्मधारय भी कहते हैं, और दूसरा होता है व्यधिकरण तत्पुरुष, जिसके 6 भेद होते हैं, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष। इसके बाद हमने पढ़ा तत्पुरुष समास के उपभेद, और उपभेद की बात करें तो इसके 4 उपभेद होते हैं। ये इतना समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, अब हम एक एक तत्पुरुष समास के विषय में पढ़ते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अभी तो हमने पूरा देख लिया भेद, कौन कौन से भेद होते हैं, कौन कौन से उपभेद होते हैं, किसका क्या नियम है। अब चलिए एक एक का हम उदाहरण देखते चलते हैं, तब आपको समझ में आएगा। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं व्यधिकरण तत्पुरुष की। तो व्यधिकरण तत्पुरुष के 6 भेद है। तो सबसे पहले हम लेते हैं द्वितीय तत्पुरुष समास। और द्वितीय तत्पुरुष समास की बात करें तो इसमें एक सूत्र है कि द्वितीय श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्नय। ये इतना शब्द, अगर ये इतना मैंने सूत्र जो लिखा है, अभी आप सोच रहे होंगे ये इतना लंबा चौड़ा सूत्र क्यों लिखी है, तो इसको मैं आपको देखिए अपने शब्दों में मैंने लिख दिया ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो कि इसमें से अगर कोई भी शब्द अंत में आए तो प्रथम पद द्वितीय में होगा और वहां द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। कहने का मतलब है, जैसे आप जानते हैं कि जब समास की हम बात करें तो इसमें 2 पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। तो द्वितीय तत्पुरुष समास के हिसाब से इसमें नियम कहता है कि अगर जैसे कोई शब्द दिया है उसका जो उत्तर पद है उसके अंत में अगर श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्नय, इनमें से कोई भी शब्द अगर दिखाई देता है तो जो पूर्व वाला पद है उसको आप द्वितीय में करेंगे और वहां पे द्वितीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। समझ में आई बात? चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिएगा, जैसे लिखा है कृष्णम श्रितः, यानी कि कृष्णाश्रितः। देखिए कृष्णम ये द्वितीय में चला गया क्योंकि मैंने बताया है द्वितीय में अंत में माँ होता है, तो कृष्णम श्रितः यानी कि कृष्णाश्रितः ये द्वितीय में गया। ठीक है, अब यहाँ पे श्रिता दिखा तो आप समझ गए कि श्रितः जो है ये आया अंत में, तो यानी कि जो पहला पद है ये पूर्व पद है, ये द्वितीय में चला जाएगा। ऐसे ही दूसरा है शरणम आगतः, यानी कि शरणागतः। शरणम तो माँ लगा है तो ये भी द्वितीय में है। ठीक है, और पहला आगतः आया है तो ये किस में चला जाएगा, ये द्वितीय में चला जाएगा, तो बन जाएगा शरणागतः। ठीक है, फिर है भयम आपन्ना। देखिएगा ये आपका जो है विग्रह किया हुआ है और ये जो है आपका समासिक पद है। ठीक है, ये समझिएगा, ये समासिक पद है, ये समास विग्रह है।
कभी कभी वैसे तो समास विग्रह ज्यादा नहीं पूछता है कि विग्रह करके दे दे कि सुख प्राप्ता, जैसे लिखा है सुख प्राप्ता का समास विग्रह क्या होगा। ज्यादातर प्रश्न जो आते हैं वो पूछता है सुख प्राप्ता में कौन सा समास है, इस टाइप से प्रश्न आता है। लेकिन अगर आता है तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर इस टाइप से आएगा तब तो आप बता देंगे कि ये तत्पुरुष समास का है एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें अंतिम वाला पद प्रधान होता है और आपने हिंदी में पढ़ा ही है। लेकिन अगर विग्रह करने को देता है तो संस्कृत में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए अंतिम वाले पद को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर वो सारे शब्द आ रहे हैं जो अभी हमने पढ़े हैं तो प्रथमा में क्या हो जाएगा, जो पूर्व पद है उनमें हमेशा द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। तो देखिए जैसे सुखम प्राप्त यानी कि सुख प्राप्त, स्वर्गम गता यानी कि स्वर्गगतः, लोकम अतीत यानी कि लोकातीत, कूपम पतितः यानी कि कूप पतितः। एक बात याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है कूपम पतितः यानी कि कूप पतितः, तो ये आपका किसमें बना, ये आपका तत्पुरुष समास द्वितीय विभक्ति में चला गया। ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाता है कुएं में गिरा हुआ। किसमें गिरा हुआ, कुएं में गिरा हुआ। तो ये तो बन गया, लेकिन कुएं में ही गिरा ना, वो अलग तो नहीं हुआ, उसी में रहा, तब तो आप इसको द्वितीय लगा रही हैं। लेकिन अगर कहीं पे आ जाए स्वर्ग पतितः, स्वर्ग पतितः यानी कि स्वर्ग से अलग हुआ, वृक्ष पतितः यानी कि वृक्ष से अलग हुआ, तो एक चीज याद रखिएगा, कूपम पतितः आएगा तब तो आप द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। लेकिन अगर कोई चीज कहीं से अलग होती है तब आप वहां पे पंचमी तत्पुरुष समास लगाइएगा। ये बात थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं है कि पतिता आपने देख लिया तो सभी जितने भी पतिता आएंगे सब में आप द्वितीय लगाएंगे, नहीं। पतिता मतलब होता है कि गिरना, तो ठीक है, यहाँ पे गिर तो रहा है लेकिन ये कुएं में गिर रहा है, तो कुएं में ही है, कुएं से अलग तो नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे स्वर्ग पतिता यानी कि स्वर्ग से गिरा, स्वर्ग से अलग हो गया, वृक्ष पतिता वृक्ष से गिरा यानी कि वृक्ष से अलग हो गया। अलग होने की स्थिति हमेशा जो है पंचमी में जाती है, और जब उसी के साथ अलग होता है, वहीं पे रहता है, कोई चीज अलग नहीं होता है, तो वहां पे जो है हमेशा द्वितीय रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा याद रखिएगा और मैंने इसको लिख भी दिया है। देखिए, जब कोई चीज मिलती है, मिलने पर द्वितीय होती है और अलग होने पर हमेशा पंचमी होती है। ये मतलब समझने के लिए है, अर्थ जैसे निकालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कुएं में गिरा, कुएं में ही तो मिला, कुएं में गिरा तो कुएं में जाके वो मिल गया, तो वहां पे क्या हो गया, द्वितीय हो गई। लेकिन अलग होने के अर्थ में हमेशा पंचमी होती है। तो द्वितीय विभक्ति आपको समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, तृतीय तत्पुरुष समास को देखते हैं। इसका भी मैंने सूत्र लिखा है, अब सूत्र जहां भी दिखेगा आप समझ जाइएगा इसका क्या मतलब है। जैसे कि पूर्व सादृश्य समोनार्थ कलह निपुण मिश्र शलक्षणय, इनमें से अगर कोई भी शब्द आता है किसी भी पद के अंत में तो उसका जो पूर्व पद होता है वो प्रायः तृतीय विभक्ति में चला जाएगा। ये बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं, अब हम इसका समास विग्रह जब करेंगे तो क्या होगा देखिएगा। इसी का मैंने एग्जाम्पल लिया है तृतीय तत्पुरुष समास का। तो देखिए, जैसे लिखा है मासेन पूर्वा, इसका जब समासिक पद बनेगा वो है मास पूर्वा। मास पूर्वा का समास विग्रह होगा मासेन पूर्वा। मैंने बताया ना पूर्वा, अगर पूर्व सादृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र सलक्षण, इनमें से कोई भी शब्द दिखेगा तो समझ जाना ये तृतीया में जाएगा। तो तृतीया में जब जाएगा, पूर्व दिखा तो आप समझ गए ये तृतीया में जाएगा। तो कौन सा पद तृतीया में होगा, ये तो जो अंतिम पद होता है यानी कि उत्तर पद जो होता है ये तो प्रथमा में होता है। नियम के अकॉर्डिंग सभी उत्तर पद प्रथमा में होंगे, तो पूर्व पद किस में जाएगा, यही परिवर्तित होता है, यही आपका परिवर्तित होगा पूर्व पद ही। तो ठीक है, तो ये बन जाएगा तृतीया में जाएगा, मासेन हो जाएगा। ठीक है, तो मास पूर्वा बन जाएगा मासेन। फिर है पित्रा सदृशा यानी कि पितृ सदृशा बनेगा, और पित्रा इसलिए हुआ क्योंकि तृतीया में पित्रा, पिता का रूप जब आप चलाते हैं तो त्रा चलता है ना, पित्रा तृतीया में चलता है। फिर है भ्रात्रा, भ्रात्रा समः यानी कि भ्रातृ समा। वाचा कलह का बन जाएगा वाक कलह। आचारेण निपुणा में बन जाएगा आचार निपुणा, यानी कि वो आपके अपने आचार से निपुण है। आचार मतलब कि अपने आचरण में निपुण हो गया है। ठीक है, आचारेण मतलब आचरण में निपुण होना जिसे कहते हैं। इसमें भी मैंने नोट में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा है कि जैसे स्वभावगत शब्दों में प्रायः
तृतीया तत्पुरुष होगा। जैसे कोई अगर स्वभाव से, किसी के स्वभाव से निपुण हो रहा है, कोई स्वभाव दिखा रहा है, तो वहां पे जो है तृतीया तत्पुरुष होगा। जैसे आचरण निपुण, जैसे यहाँ पे लिखा आचार निपुणा, यानी कि आचारेण निपुणा, वो अपने आचरण में निपुण हो गया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको, आचरण में निपुण हुआ है। तो अगर कोई अपने स्वभावगत शब्दों में प्रायः दिखाया जाए निपुण होने का, तो वो तो तृतीया तत्पुरुष होगा। लेकिन अगर कहीं पर कार्य, युद्ध या रण इत्यादि शब्दों के साथ निपुण शब्द लगता है, तो वहां पे प्रायः सप्तमी विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगी? सप्तमी विभक्ति होगी। ये पॉइंट याद रखिएगा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट, ये कि जितना भी लिखवा है सब इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ पे लिखा है, ये तीनों ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा भी जाता है। हरिणा त्राता का बन जाएगा हरित्राता। नखई भिन्ना, जिसे नख भिन्ना कहते हैं। पाद खंजा, पाद खंजा का जब हम समास विग्रह करते हैं तो बनता है पादेन खंजा, यानी कि वो पैर, पैर से जो है, पैर से लंगड़ा है। तो आप जानते हैं जब कोई अंग विकार होता है तो वो तृतीया में जाता है। आपने कारक पढ़ा था ना, तो कारक पढ़ा था। देखिए कारक में बहुत सी चीजें, कारक अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो कारक से मिलती हुई चीजें अगर यहाँ पे दिखेंगी तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सी चीजें चलेंगी और आप उस हिसाब से भी लगा सकते हैं। आसानी से आपको चीजें याद रहेंगी अगर आपने कारक पढ़ा है। और किसी ने अगर नहीं पढ़ा है तो मैंने कारक बहुत अच्छे से पढ़ाया था, आप जाके मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वहां पे संस्कृत व्याकरण की जो प्लेलिस्ट पढ़ी है उसमें आपको कारक की सारी वीडियोस दिख जाएंगी, तो एक बार उसको जरूर पढ़िएगा अगर नहीं पढ़ा है तो। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे चतुर्थी तत्पुरुष समास की। तो चतुर्थी की बात करें तो इसका जो सूत्र है वो है बलि, बलि हित सुख रक्षित इत्यादि। मतलब कि अगर किसी शब्द के अंत में बलि है, हित है, सुख है या रक्षित पद आता है तो उसका जो पूर्व पद होता है वो आपका चतुर्थी विभक्ति में चला जाएगा। ये इतनी बात समझ में आई। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल में देखिएगा, जैसे लिखा है युप दारू, युप दारू का बन जाएगा युपाय दारू। ठीक है, युपाय, अब या आया ना तो आप समझ गए कि चतुर्थी में गया। फिर है कुंभ मृत्तिका, यानी कि कुंभाय मृत्तिका। भूत बलि, यानी कि भूतेभ्यः बलि। अब इसमें बलि आया ना, देखिए इससे आप समझ जाएंगे। गो सुखम, सुख आया तो गो सुखम का बन जाएगा गोभ्या सुखम। गोरक्षितम, यानी कि गोभ्या रक्षितम। फिर है ब्राह्मण हितम, तो ब्राह्मणाय हितम। इस तरीके से देखिए हित है, सुख है, बलि है, सारे शब्द इसमें आ रहे हैं, रक्षित है। तो ये सारे शब्द अगर आपको दिखेंगे तो आपको समझ जाना है कि ये चतुर्थी में जाएगा। तो इसका पूर्व पद जो है विग्रह करने पर चतुर्थी में प्रायः प्रयोग होगा और जो अंतिम पद होता है वो प्रायः प्रथमा में होगा। कभी अगर प्रश्न आ जाए कि तत्पुरुष समास का जो उत्तर पद होता है वो किस विभक्ति में होता है तो वो हमेशा प्रथमा विभक्ति में होता है। ये पॉइंट जो है याद रखिएगा। देखिए जब प्रश्न बनाते हैं ना तो एग्जामिनर ऐसे ही प्रश्नों को ला के रख देते हैं कि मतलब क्या बच्चा एकदम गहराई से पढ़ा है चीजों को कि नहीं पढ़ा है। तो ये आपको समझ में आया। अब बात करते हैं पंचमी तत्पुरुष की। तो पंचमी तत्पुरुष आप जानते हैं, जैसे कोई डरने वाला पद हो या कहीं पे अलगाव हो रहा हो, कहीं पे डरने वाली चीज दिखाई जा रही हो या कहीं पे अलगाव हो रहा है तो वहां पे पंचमी विभक्ति होती है। सिंपल सी बात है। जैसे लिखा है चोरभ्यम, चोरभ्यम यानी कि चोर की बात हो रही है। चोरात भयम, तो चोरभ्यम, तो इसमें चोर में क्या हो जाएगा, चोर में लग जाएगा पंचमी विभक्ति। मैंने बताया ना डरने वाला पद, तो चोर से हर कोई डरता है तो चोरात भयम क्या बन जाएगा, चोरात भयम बन जाएगा। ये समझ में आया। जैसे चोर से डरा हुआ, इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि चोर से डरा हुआ। फिर है व्याग भयम, व्याग भयम, तो इसका जब बनाएंगे आप पंचमी में जाएगा। देखिए भयम है तो भय, भय मतलब डर होता है, समझ गए। तो इसका बनेगा व्याघ्रात भयम, व्याघ्रात भयम बन जाएगा। इसका अर्थ हो जाएगा यानी कि बाघ से डरा हुआ। व्याघ मतलब होता है बाघ, तो बाघ से डरा हुआ। फिर है विक भीति, विक भीति का बन जाएगा विक्रात भीति। क्या बनेगा, इसका बन जाएगा विक्रात भीति, यानी कि भेड़िए से भय। भीति मतलब भय होता है, विक्रात यहाँ पे जो लिखा है विक, विक मतलब क्या होता है, भेड़िया होता है। तो भेड़िए से भय यानी कि भेड़िए से भी डर रहा है। तो जो डरने वाले पद होते हैं वो उसमें जो है प्रायः पंचमी होती है। और अब हम अलगाव वाले उदाहरण देख लेते हैं। ये तो हमने डरने वाले देख लिए, अलगाव वाले देख लेते हैं। अलगाव वाले में एक कुछ शब्दों को ध्यान रखिएगा। जैसे कहीं पे आ गया अपेत, अपोढ़, मुक्त, पतित,
इत्यादि अगर शब्द आपको दिखते हैं तो वहां पे प्रायः अलगाव का अर्थ अगर दे रहा हो तो वहां पर प्रायः पंचमी तत्पुरुष समास होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो पहला है सुखापेतः। सुखापेता का बन जाएगा सुखात अपेता। अब यहाँ पे पेतः आया ना भाई, यहाँ पे अपेता है ही, आ यहाँ पे छिपा हुआ है तो बना ना सुखात अपेता बन गया। यहाँ पे पंचमी चला जाएगा, ताम हमेशा पंचमी में होता है। फिर है कल्पना पोढ़ा, यहाँ पे अपोढ़ा आया तो बन गया कल्पनाया अपोढ़ा। क्या बना? कल्पनाया अपोढ़ा। फिर है बंधन मुक्ता तो इनका बन गया बंधनात् मुक्ता, ये पंचमी में गया। मार्ग भ्रष्टा तो बन गया मार्गात् भ्रष्टा। अश्वपतिता तो इसका बन गया अश्वात् पतिता। ठीक है, यानी कि अश्व मतलब होता है घोड़ा, घोड़े से गिरा, पतित मतलब होता है गिरना, तो घोड़े से गिरा यानी कि घोड़े से अलग हो गया, तो यहाँ पे पतिता हो गया। समझ में आ गया? तो ये है पंचमी तत्पुरुष समास के उदाहरण। आगे देखते हैं। अब बात करेंगे षष्ठी तत्पुरुष समास की। तो षष्ठी तत्पुरुष समास में देखिएगा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे कहीं पे अंत में आपको घर, पति, पत्नी, माता, पुत्र, सेवक, सेविका, दास, दासी इत्यादि संबंधवाची शब्द आए तो पूर्व पद षष्ठी तत्पुरुष में होगा। क्या चीज आपको देखना षष्ठी में, कि अगर आपको कहीं पे संबंधवाची शब्द दिखाई देते, संबंधवाची शब्द की बात की जा रही है, जैसे पति, पत्नी, माता, पुत्र, घर, सेवक, सेविका, दास, दासी इत्यादि शब्द अगर दिखाई दे रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, वहां पे प्रायः, वहां पर नहीं, उसका जो पूर्व पद होगा उसमें प्रायः षष्ठी तत्पुरुष होगा। ये थोड़ी सी पहचान है, ठीक है, इससे आप थोड़ा सा इसको देख के समझ जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, लिखा है नरपति। अब यहाँ पे पति आया ना, तो नरपति, तो आप क्या समझे कि पति आया तो ये षष्ठी में जाएगा। षष्ठी में क्या जाएगा? नर। ये जो नर शब्द है ये षष्ठी में जाएगा, और पति जो है ये तो भाई प्रथमा में ही रहेगा। मैंने बताया उत्तर पद प्राय प्रथमा में ही रहेगा, तो बन जाएगा नाराणाम पतितः। फिर है राज सेवका। राज सेवका की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो बनेगा रूप वो बनेगा राज्ञ सेवका। हिमालय, हिमस्य आलया, हिमस्य आलया यानी कि हिम, हिम के लिए आलय यानी कि घर। ठीक है, आगे है राजपुत्रा। राजपुत्रा का बन जाएगा राज्ञ पुत्रा। रामानुजा का बन जाएगा रामस्य अनुजा। राष्ट्रपति, अब यहाँ पे पति आया ना तो बन जाएगा राष्ट्रस्य पति। देव भाषा, देव भाषा यानी कि देवानाम भाषा, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जितना लिखे हैं सब इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। राज सेविका, नरपति, ये सब बहुत पूछा जाता है। राष्ट्रपति वगैरह किस में कौन सा समास है, तो ये देख, इसमें जो है षष्ठी तत्पुरुष है, क्योंकि कभी कभी तत्पुरुष के भेद करके पूछ लेता है कि भैया षष्ठी है कि सप्तमी है। ज्यादा तो तत्पुरुष समास ही पूछता है, लेकिन हाँ कभी कभी पूछ लेता है। तो ये चीज थोड़ा सा विग्रह ध्यान दीजिएगा कि विग्रह कैसे आप करेंगे इसका, अगर आता है तो। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे सप्तमी तत्पुरुष समास के बारे में। तो देखिए सप्तमी की अगर हम बात करें तो इसमें आपको क्या शब्द देखना है, शौर्य, निपुण, कुशल, प्रवीण इत्यादि शब्द आए तो पूर्व पद में सप्तमी तत्पुरुष होगा। जैसे अक्षशौड़ यानी कि इसका बन जाएगा अक्षेश शौड़। ठीक है, कार्य कुशला, इसका बनेगा कार्य कुशला। मुनि श्रेष्ठा, मुनि श्रेष्ठा तो मुनि चला जाएगा सप्तमी में, बन जाएगा मुनिषु श्रेष्ठा। गुरु भक्ति में बन जाएगा गुरु भक्ति। नरोत्तम, नरोत्तम याद रखिएगा, नरोत्तम बनेगा नरेश उत्तम, नरों में उत्तम। विद्या प्रवीणा, तो विद्या प्रवीणा का बन जाएगा विद्यायाम प्रवीणा, यानी कि विद्या में प्रवीण होना, विद्यायाम प्रवीणा, तो ये बन जाएगा जो है सप्तमी में चला जाएगा और बन जाएगा विद्यायाम प्रवीणा। ये समझ में आया सप्तमी तत्पुरुष समास। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे जो हमने तत्पुरुष समास के 4 उपभेद को देखे हैं, वो उपभेद कौन कौन से हैं उनको हम देखते हैं। ठीक है, उपभेदों को भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से देखिए ये तो नहीं पूछेगा नए तत्पुरुष समास का है कि उपपद तत्पुरुष समास का है या अलुक तत्पुरुष, लेकिन हाँ ये जरूर पूछ सकता है ये तत्पुरुष समास का है। तो आपको ये उतना नहीं ध्यान रखना है, बस ये ध्यान रखना है कि ये सारे शब्द आपके तत्पुरुष समास के अंतर्गत है। एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा, जैसे लिखा है न्यायिक
के स्थान पर आ, और यदि न्यय के बाद स्वर वर्ण आए तो न्यय के स्थान पर अन हो जाता है। क्या हो जाता है? अन हो जाता है अगर कोई स्वर वर्ण आता है तो। ठीक है, ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब इसका एग्जाम्पल देखिए न्यय तत्पुरुष समास का। इसको तो आप पहचान सकते हैं, अगर कभी प्रश्न आ भी गया कि इसमें कौन से तत्पुरुष समास का उपभेद किया गया है, तो जैसे लिखा है अस्वस्थ, अस्वस्था का बन जाएगा ना स्वस्था, आ का ना में परिवर्तित हो जाएगा। अनश्वरः लिखा है, अनश्वः लिखा है तो इसका बन जाएगा ना अश्वः बन जाएगा। अनश्वः लिखा है तो इसका बनेगा ना अश्वः, मतलब आ है तो वो ना में परिवर्तित हो जाएगा। और अगर कोई स्वर आया है, न्यय के बाद कोई स्वर आ रहा है तो वहां पे क्या हो जाएगा, न्यय के स्थान पे अर लग जाएगा। जैसे न्यय यहाँ पे है, इसके बाद ये आ स्वर है तो इसके स्थान पर क्या लग जा रहा है, अन लग जा रहा है, ये समझे। फिर है अकृतम, तो यहाँ पे बन जाएगा न कृतम। अमोघा का न मोघा, असिद्धा का न सिद्धा, अभाव का न भाव। ठीक है, आ जो लग रहा है ये ना के अर्थ में जाता है, और यहाँ पे जब विग्रह करते हैं तो नाना करके रहेगा, तो समझ जाइएगा ये नई तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अब बात करते हैं प्राति तत्पुरुष। देखिए प्राति तत्पुरुष की अगर हम बात करें कि कौन से होते, तो इसमें दो शब्दों को ध्यान दीजिएगा थोड़ा ज्यादा, कि अगर कहीं पे कु शब्द आया है, कु अक्षर लिखा है और उसका अर्थ वहां पे बुरा दिखाया जा रहा है, और कहीं पे सु लिखा है और सु का अर्थ अच्छा बताया जा रहा है, तो वहां पे प्रायः प्रादि तत्पुरुष समास होगा। जैसे कुपुत्र यानी कि कुत्सितः पुत्र, इसका जब रूप बनेगा तो बनेगा कुत्सितः पुत्र। अगला है सुदेशा, सुदेशा यानी कि सुंदर देशा। अब सु मतलब यहाँ पे अच्छा, मतलब सु का अर्थ यहाँ पे अच्छा बता रहा है, कु का मतलब बुरा बता रहा है। कुपुत्र यानी कि कुत्सितः पुत्र, सुदेशा यानी कि सुंदर देशा, कुराजा यानी कि कुत्सित राजा यानी कि बुरा राजा, कुत्सित मतलब होता है बुरा, और कुराजा वही इसका जब विग्रह करते हैं तो बनता है कुत्सितः राजा यानी कि बुरा राजा। प्राचार्य यानी कि प्रगतः आचार्य, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्राचार्य ये किस समास में आता है, तत्पुरुष समास में, ध्यान रखिएगा। फिर है विपक्षा यानी कि विरुद्ध पक्षा, किसका, विरुद्धा पक्षा, विपक्षा का। तो ये दोनों याद रखिएगा, प्राचार्य और विपक्षा, ये तत्पुरुष समास में आते हैं। और अगर ज्यादा पेपर टफ किया तो पूछ भी सकता है कि किस तत्पुरुष समास का भेद है, तो प्रादि तत्पुरुष समास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है उपपद तत्पुरुष समास। उपपद तत्पुरुष समास की अगर हम बात करें तो इसके जो एग्जाम्पल हैं, देखिए 3 ही 4 एग्जाम्पल है, आप उन्हीं एग्जाम्पलों को रट लीजिए। तो इसमें जैसे आ गया कुंभकारः यानी कि कुंभम करोति इति, कुंभकारा कुंभम करोति इति, ये इसका विग्रह हो गया। दिनकरा, दिनकरा यानी कि दिनम करोति इति, निशाचरा यानी कि निशायाम चरति इति, शंकरा, शंकरा यानी कि शम करोति इति। लास्ट में सब इति शब्द दिख रहा है। तो ये उपपद तत्पुरुष समास के हैं, तो इसमें इसको नहीं ध्यान रखना है, हमें बस ये एग्जाम्पल को ध्यान रखना है कि ये किस समास के अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं जाएगा, लेकिन अगर हम समास पढ़ रहे हैं तो एक ही बार में सारा समास पढ़ लें, एक भी पॉइंट छूटे ना, वो ज्यादा अच्छा होता है। अगर कभी प्रश्न आ गया तो आपको पता तो रहेगा ना कि आपने इसके बारे में पढ़ा है, तो आप लगा भी पाएंगे। अब पढ़े ही नहीं रहेंगे तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये भी तो दिक्कत है। तो आगे देखते हैं अलुक तत्पुरुष समास। देखिए अलुक का अर्थ होता है ना लुक, यानी कि लोप ना होना, अर्थात जिस समास में विभक्ति का लोप ना हो वहां अलुक समास होता है। जैसे विभक्ति, जो विभक्ति हम पढ़ते हैं, अगर उन विभक्तियों का लोप नहीं होता है विग्रह समासिक पद बनाने में, तो वहां पे अलुक समास होता है। जैसे कि युधिष्ठिरा, बहुत पूछा जाता है, युधिष्ठिरा, वाचस्पति, और ये सरसिजम, सरसिजम, खेचर, वनेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी। तो युधिष्ठिरा में जो है देखिए युधि, इसका लोप नहीं हुआ है विभक्ति का, युधि स्थिरा। वाचस्पति, वाचःपति। सरसिजम, सरसिजम, सरति स्यातम। खेचरा यानी कि खेचरति। वनेचरा, वनेचरति। तो ये सारे शब्दों को ध्यान रखिएगा, ये सभी अलुक तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। इसका जो नियम है वो ये है कि अलुक है यानी कि ना लुक, अलुक यानी कि आ का अर्थ होता है ना, अभी आपने पढ़ा है।
तो अलुक यानी कि ना लुक अर्थात लोप का ना होना, वो समास जिसमें विभक्तियों का लोप नहीं होता है वो अलुक तत्पुरुष समास कहलाते हैं। तो इसमें देखिए विभक्तियों का लोप नहीं हुआ है, तो उसके एग्जाम्पल यही है, 2-4 रट लीजिएगा, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कर्मधारय समास की। कर्मधारय समास के बारे में बात करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये समास। यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तत्पुरुष समास और एक कर्मधारय समास और बहुव्रीहि, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो इसके बारे में पहले पढ़ते हैं कि जब दोनों पद, क्या कह रहे हैं कर्मधारय समास में, कि जब दोनों पद प्रथमा में हो, यानी कि पहला पद और दूसरा पद दोनों प्रथमा में हो अर्थात समान विभक्ति हो, वहां कर्मधारय समास होता है, जिसे हम समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। इसका एक 2 नाम है। और अगर सूत्र की बात करें कि कर्मधारय समास करने वाला सूत्र क्या है, तो वो होता है विशेषणम विशेष्येण बहुलम, ये इसका सूत्र होता है, ध्यान रखिएगा। ये आपको पता भी है विशेष और विशेषण के बारे में, ठीक है। अब देखिएगा इसके भी कई भेद किए गए हैं, जो कर्मधारय समास है इनके भी कई भेद किए गए हैं। और भेद की बात करें तो इनके टोटल 4 भेद होते हैं। कितने भेद किए गए हैं? 4 किए गए हैं कर्मधारय समास के। अब सभी एक एक भेदों का हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे। जैसे पहला भेद जो है वो है विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। पूछता नहीं है कि मतलब कि इसके जो भेद किए गए हैं उनमें से कौन से भेद का है, ये नहीं पूछेगा, बस ये पूछेगा कर्मधारय समास के हैं या नहीं है। लेकिन हम जब पढ़ रहे हैं तो एक बार देख लेते हैं। तो विशेषण पूर्व पद कर्मधारय की अगर हम बात करें तो जैसे इसका एग्जाम्पल जो है वो है कृष्ण सर्पः, यानी कि कृष्ण सर्पा, यानी कि इसका जो समास विग्रह बनेगा वो बनेगा कृष्ण सर्पा। महादेवा यानी कि महान 400 देवा। महात्मा यानी कि महान 400 आत्मा, ये इसका विग्रह हो गया। इसमें मैंने एक बात कही है, उसको आप नोट कर लीजिएगा कि जब महा शब्द से शुरू है, जब कोई शब्द महाशब्द से शुरू है तो उसके बाद लिंग को पहचानना होगा। जैसे महाशब्द से है, उसके बाद जो शब्द लिखा है वो उसमें कौन सा लिंग है, लिंग को पहचानना होगा। और अगर हम पहचान गए तो उसमें क्या करेंगे, अगर वो लिंग पुल्लिंग में है तो हम महान लगा देंगे, महा को महान बना देंगे। नपुंसक लिंग में आएगा तो उसको हम महत कर देंगे, स्त्रीलिंग में आएगा तो बन जाएगा महती। तो यहाँ पे लिखा है महात्मा, आत्मा जो है ये पुल्लिंग है तो बनाया दिया हमने महान आत्मा, ठीक है। देव पुल्लिंग है तो महा को हमने महान कर दिया, महान देवा। ये विग्रह के बारे में बात हो रही है। अब जैसे लिखा है महाकाव्यम, तो काव्य जो है ये आपका नपुंसक लिंग है तो इसमें बन जाएगा महत काव्यम। जैसे महानदी लिखा है तो नदी आपकी स्त्रीलिंग है तो महा को क्या कर देंगे, महा को महती बना देंगे तो बन जाएगा महती नदी। ये चीज समझ में आई, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है श्वेत वस्त्रम, यानी कि श्वेतम वस्त्र। नीलोत्पलम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एग्जाम्पल बहुत पूछे जाते हैं। श्वेत वस्त्रम ये कर्मधारय समान है कि वस्त्र जो है वो श्वेत है, ये इसकी विशेषता बता रहा है ना कि वस्त्र कैसा है, श्वेत है। नीलोत्पलम यानी कि उत्पलम नीलम, नीलम उत्पलम। क्या नीलोत्पलम जो है इसका अर्थ हुआ ये, मतलब जब विग्रह करेंगे तो बनेगा नीलम उत्पलम, और इसका अर्थ हो जाएगा कि नीला कमल। क्या बन जाएगा, नीलोत्पलम मतलब नीला कमल। और कहीं कहीं भी लिखा है नील कमलम भी बनता है तो उसका बन जाएगा नीलम कमलम। इस तरीके से इसका हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा। आगे हम देखेंगे उपमान पूर्व पद कर्मधारय। उपमान पूर्व पद कर्मधारय की जब हम बात करते हैं तो ये देखिए नाम थोड़ा आप ध्यान रखिएगा कि कर्मधारय समास के जो भेद किए गए हैं वो कौन कौन से हैं। हो सकता हो कभी प्रश्न आ जाए कि कर्मधारय समास के जो भेद हैं निम्न में से कौन सा भेद उसका नहीं है, तो नाम थोड़ा याद रखिएगा। पहला हमने पढ़ा है विशेषण पूर्व पद कर्मधारय और दूसरा है उपमान पूर्व पद कर्मधारय। देखिए इसमें जो अर्थ होगा वो के समान या सा के अर्थ में आएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल है घनश्याम। घनश्याम इसका जब विग्रह करेंगे तो बनेगा घन इव श्यामा। नवनीत कोमलम बनेगा, इसका जब विग्रह होगा तो बनेगा नवनीतम इव कोमलम। विद्युत चंचला इसका बनेगा विद्युत इव चंचला। दूसरा है चंद्रोज्ज्वला, इसका बन जाएगा समास विग्रह चंद्रा इव, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती से मुखम कर दिया, यहाँ बनेगा चंद्रा इव उज्ज्वला। क्या बनेगा,
चंद्र इव उज्ज्वला बनेगा। और जैसे यहाँ मुखम कर दिया ना, देखिए कभी कभी पूछता है चंद्र मुखम, यानी कि इसका जब विग्रह होगा तो बनेगा चंद्र इव मुखम, यानी कि चंद्रमा के समान मुख। अब यहाँ लिखा है चंद्रोज्ज्वला, यानी कि चंद्र इव उज्ज्वला, यानी कि चंद्रमा सा उज्ज्वल, चंद्रमा सा उज्ज्वल, चंद्रमा के समान वो भी उज्ज्वल है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, नवनीत कोमलम, नवनीत कोमलम यानी कि नवनीत के समान कोमल है। बिजली विद्युत चंचला, विद्युत यानी कि विद्युत का अर्थ होता है बिजली, तो बन जाएगा बिजली सी चंचला। तो के समान और सा का अर्थ यहाँ पे आ रहा है ना, ये चीज आपको समझ में आया। तो इसकी आप पहचान कैसे करेंगे, अगर कभी विग्रह करके पूछा तो ध्यान रखिएगा, इसके समास विग्रह करने पर मध्य में इव शब्द जरूर आएगा, ये शब्द जरूर देखने के मिलेगा, देखिए बीच बीच में, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा ये उपमा पूर्व पद कर्मधारय है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है वो है रूपक कर्मधारय। ये मैंने पता नहीं कौन से पेन से लिख दिया है इसको कि इसमें पूछा पूरा पीछे वाला भी जो है कॉपी कर दिया है, बड़ी दिक्कत हो रही है, मैनेज कीजिएगा थोड़ा सा, आगे से मैं ध्यान रखूंगी कि ये चीज ना होने पाए। देखिए यहाँ पे है रूपक कर्मधारय समास, नजर तो आ रहा है ना यहाँ लिखा क्या है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। देखिए अगला जो कर्मधारय समास है वो है रूपक कर्मधारय समास। इसमें क्या होता है, जब आरोप होता हो, जब किसी पे आरोप लगाया जाता हो, उसमें कोई भेद समझ में नहीं आता, भेद मतलब कोई भेद नहीं होता है, कोई भेद नहीं दिखाई पड़ता, आरोप होता है, तो वहां पे रूपक कर्मधारय समास होता है। जैसे लिखा है शोकाग्नि, इसका जब हम अर्थ करते हैं मतलब विग्रह करते हैं तो बनता है शोक एवं अग्नि, क्या बनेगा, शोक एवं अग्नि बनेगा इसका विग्रह करने पर, तो इसका अर्थ हो जाएगा शोक रूपी अग्नि। अच्छा, अगर कोई पूछे कि सबसे ज्यादा जो है जलाता कौन है, क्या शोक से आप जलते हैं या अग्नि से जलते हैं, तो आप कहेंगे भैया शोक से जलते हैं, शोक से जलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं शोक से दिल तो दुखता है और अग्नि भी जलाता है, शोक भी जलाता है, शोक भी जलन पैदा करता है, अग्नि भी जलन पैदा करता है। लेकिन अगर अग्नि जलाएगी तो अग्नि से आप बचेंगे नहीं, अगर आपके शरीर में आग लगी तो बचेंगे नहीं आग से आप, अग्नि अगर जलाई, लेकिन शोक से तो 8-10 दिन गुजारा कर लेंगे ना। तो देखिए इसमें आरोप किया गया है, भेद नहीं हो पा रहा है ना, लेकिन दोनों में वही चीज है। दूसरा है विद्याधनम। अब कोई पूछे कि इसका अर्थ जब हम विग्रह करेंगे तो बनेगा विद्या एव धनम, यानी कि विद्या रूपी धन। अब आप कहेंगे धन मतलब धन अच्छा होता है या विद्या, तो कहेंगे नहीं भैया विद्या रूपी धन चाहिए हमें, मतलब हमें पैसे वाला धन नहीं, हमें विद्या रूपी धन हमारे लिए अच्छा होता है। जब विद्या होगा तो हम उसके धन भी इकट्ठा कर लेंगे, तो उसके ऊपर आरोप किया जा रहा है। फिर है मुख कमलम, मुखमेव कमलम, क्या हो जाएगा, मुखमेव कमलम, यानी कि मुख रूपी कमल, मुख जो है वो कमल के रूप में है, मुख जो है एकदम कमल के रूप में है, यानी कि आरोप यहाँ पे जो है प्रकट किया जा रहा है। फिर है परीक्षा पयोधि, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा परीक्षा एवं पयोधि, पयोधि मतलब होता है सागर होता है ना, तो हो जाएगा परीक्षा रूपी सागर। तो ये इसका अर्थ हुआ और ये रूपक कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। और इसकी जो पहचान होती है वो होती है कि इसके विग्रह में, जब इसका हम विग्रह करते हैं तो मध्य में एव शब्द आता है, एव शब्द आएगा तो उपमान पूर्व पद होता है, उपमान पूर्व पद कर्मधारय होता है, और अगर एव शब्द आएगा तो रूपक कर्मधारय समास होगा, पहचानिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला और लास्ट है उभय पद विशेषण कर्मधारय। देखिए उभय पद विशेषण कर्मधारय में क्या होता है, दोनों पद विशेषण होते हैं। उभय पद यानी कि दोनों पद, उभय यानी कि दोनों, तो कहते हैं उभय पद विशेषण कर्मधारय, यानी कि जो दोनों पद होते हैं पहला और दूसरा दोनों कर्मधारय ही होते हैं, दोनों पद जो होते हैं वो विशेषण ही होते हैं। जैसे पीत कृष्णा, यानी कि पीतः चाशो कृष्णा, चराचरम बहुत इंपॉर्टेंट है, चराचरम पीत कृष्णा बहुत पूछा जाता है, चराचरम चरम च अचरम च, कृताकृतम ये दोनों में विशेषण है, कृतम च अकृतम च, शीतोष्णम यानी कि शीतम च उष्णम च,
ये चारों इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिएगा। ये कर्मधारय समास के उदाहरण है। तो देखिए आपने यहाँ पे कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास सभी को पढ़ लिया है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको समास का टॉपिक समझ में आ रहा होगा। देखिए इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जितने एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं इन्हीं एग्जाम्पल में से आपका एक ना एक फंस जाएगा। और याद क्या क्या करना है, एग्जाम्पलों को ध्यान रखिएगा, ये नाम वाम को एक बार पढ़ लीजिएगा कि हाँ जो कर्मधारय के 4 भेद हैं वो कौन कौन से हैं, बाकी तत्पुरुष समास के भेद और उपभेद जो हैं वो कितने हैं और उनके नाम क्या है, पर उनके बारे में डिटेल में नहीं पूछने जाएगा, बस आप ऊपर ऊपर से हल्का हल्का पढ़ लीजिएगा। लेकिन हाँ एग्जाम्पल को जरूर ध्यान दीजिएगा, किसमें क्या परिवर्तन हो रहा है और कैसे हम पहचानेंगे जो समास विग्रह होता है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। बाकी जो समास अभी बचे हैं जैसे द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, बहुव्रीहि समास है, ये 3 समास है, इनका अध्ययन कल की क्लास में हम करेंगे, क्योंकि अगर आज हम करेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप सभी बोर हो जाएंगे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं कल शाम 6 बजे की क्लास में। और हाँ अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज आप जाते जाते एक वीडियो को लाइक तो करते जाइएगा, भले ही आप कमेंट ना करिए लेकिन कम से कम वीडियो को तो लाइक कर दिया कीजिए। मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और उम्मीद भी करते हैं कि अगर आपको पसंद आ रहा है तो ही लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आ रहा है तो फिर हम ये नहीं कहेंगे कि आप लाइक करके जाइए, लेकिन अगर पसंद आ रहा है तो एक लाइक प्लीज कर दिया कीजिए। और हाँ चलते हैं, अब क्लास को बंद करते हैं, कल हम मिलते हैं शाम को 6 बजे। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। देखिए मौसम बहुत खराब चल रहा है, बहुत भीषण गर्मी है और गर्मी की वजह से भी मेरी तबीयत जो है 2-3 दिन से खराब भी हो चुकी है। मेरी आवाज से आपको पता भी चल रहा होगा। आज तो फिर भी ये कोई कीड़ा आ गया यहाँ पे, आज तो फिर भी थोड़ा सा मतलब सही लग रहा है, लेकिन 2-3 दिन से तो मेरी हालत भी सही नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं, आप लोग परेशान होंगे, वीडियो जानी चाहिए, आपकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, इसलिए मैंने कहा नहीं वीडियो तो मैं बना लेती हूँ। तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल शाम को 6 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।